वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के सेशन में हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि आप 13 करोड़ से अधिक की आबादी वाले एक विशाल राज्य को चला रहे हैं और ये सारा काम, मतलब राज्य चलाने का काम, पटना के सचिवालय के एक कमरे से हो रहा है, जो कि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो पूरी तरह से असंभव है। बिल्कुल असंभव है। मतलब वहीं से ये तय हो रहा है कि किस सुदूर गांव में कुआं खुदेगा या किस कस्बे में प्राथमिक विद्यालय की छत बनेगी। दशकों तक हमारे भारतीय प्रशासन की यही सबसे बड़ी समस्या रही है। सत्ता सिर्फ सबसे ऊपरी स्तर पर कैद थी। तो इसी पर बात करने के लिए आज हम लेकर आए हैं बिहार पॉलिटी मास्टर्स सीरीज के लेक्चर 6 का एक डीप डाइव। जी, और आज का हमारा विषय है बिहार पंचायती राज व्यवस्था। ये विषय बिहार सरकार की विभिन्न परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और जो हमारे टीचर एग्जाम्स हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही कहा आपने। और हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस पूरे विषय को इतनी गहराई से डिकोड करना कि ये सिर्फ रटने वाला डेटा न रहे। क्योंकि देखिए, अक्सर पॉलिटी पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अनुच्छेदों का, मतलब आर्टिकल्स का अंबार याद कर रहे हैं। जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है। किसी भी व्यवस्था के पीछे ना एक गहरा क्यों और कैसे छिपा होता है। जब छात्र ये समझ जाते हैं कि कोई समिति क्यों बनी या कोई कानून कैसे काम करता है, तो परीक्षा के उस भारी दबाव में भी वो तथ्य नहीं भूलते। तथ्य तभी याद रहते हैं जब आप उनके पीछे का जो लॉजिक है उसे पकड़ लेते हैं। जी, तो चलिए इसी लॉजिक को पकड़ते हैं और कहानी के एकदम शुरुआती बिंदु पर चलते हैं। वर्तमान में बिहार में जो भी पंचायती राज व्यवस्था लागू है वो रातों रात तैयार नहीं हुई है। हमारे नोट्स ये स्पष्ट है कि 1950 के दशक से ही, मतलब आज़ादी के तुरंत बाद से ही, गांवों को सत्ता कैसे सौंपी जाए इस पर बहस चल रही थी। बिल्कुल, और सत्ता का ये जो केंद्रीकरण था वो एक बड़ी बाधा थी। एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी जो टॉप डाउन की बजाय बॉटम अप हो, जहां सत्ता ग्राउंड जीरो से ऊपर जाए। मुझे तो ये किसी बड़े सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट जैसा लगता है। मतलब कोई भी कंपनी सीधे फाइनल वर्जन रिलीज नहीं करती है, पहले उसकी कई बीटा टेस्टिंग होती है। अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। और इस पंचायती राज सॉफ्टवेयर की जो पहली बीटा टेस्टिंग हुई ना, वो हुई 1957 में। इस वर्जन 1.0 को हम बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो इन्होंने क्या सुझाव दिया था? इस समिति के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि विकास में जनता की भागीदारी कैसे हो। तो उन्होंने एक बहुत ही अहम सिफारिश की, 3 tier सिस्टम, यानी त्रिस्तरीय प्रणाली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, 3 स्तर ही क्यों? मेरा मतलब है, क्या सीधे राज्य सरकार और गांव की पंचायत के बीच सीधा संपर्क नहीं हो सकता था? देखिए, यहीं पर प्रशासन का जो भूगोल है वो समझना होगा। भारत और इसके राज्य इतने बड़े हैं कि राज्य सरकार और एक गांव के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। अगर बीच में कोई कड़ी न हो तो संपर्क टूट जाएगा। जी, स्वाभाविक है। इसीलिए बलवंत राय मेहता ने कहा कि सबसे नीचे ग्राम पंचायत हो, उसके ऊपर ब्लॉक यानी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति हो जो कई गांवों को जोड़े, और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद हो। ये जो ब्लॉक स्तर है ना, ये एक बहुत ही जरूरी ब्रिज या पुल का काम करता है। समझ गया। ये तो बात हुई पहले वर्जन की, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह इसमें भी कुछ बग्स रहे होंगे, क्योंकि लगभग 2 दशक बाद 1978 में अशोक मेहता समिति आती है और उन्होंने तो इस 3 tier सिस्टम को ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि इसे 2 tier, मतलब द्विस्तरीय होना चाहिए। उन्होंने इस बीच वाले स्तर को हटाने की बात क्यों की? असल में अशोक मेहता समिति का ये मानना था कि जो बीच का ब्लॉक स्तर है वो धीरे धीरे सिर्फ नौकरशाही का, बाबू लोगों का अड्डा बन गया है। वो मानते थे कि ये स्तर विकास के काम करने के बजाय फाइलों को अटका ज्यादा रहा है। अच्छा, मतलब रेड टेपिज्म बढ़ गया था। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने एक लाइट वेट सिस्टम का सुझाव दिया। केवल जिला स्तर हो और उसके नीचे कई गांवों को मिलाकर एक मंडल पंचायत बना दी जाए। मतलब अशोक मेहता समिति ने एक लाइट वेट पैच लाने की कोशिश की ताकि सिस्टम थोड़ा फास्ट हो जाए, लेकिन नोट्स बताते हैं कि ये मॉडल सफल नहीं हुआ। फिर 1985 में GV राव समिति आई। इनका क्या रोल था? GV राव समिति ने ना एक बहुत ही गंभीर बीमारी पकड़ी। उन्होंने देखा कि पंचायती राज संस्थाएं कागजों पर तो हैं, लेकिन असल ताकत तो है ही नहीं। तो ताकत थी किसके पास? सारी ताकत DM और BDO जैसे जो नौकरशाह हैं उनके पास केंद्रित थी।
इसीलिए जीवीके राव समिति ने इसे बिना जड़ की घास, ग्रास विदाउट रूट्स कहा। अरे वाह, ये फ्रेज तो एग्जाम्स में सीधे पूछा जा सकता है। ग्रास विदाउट रूट्स। जी बिल्कुल। उनका मुख्य फोकस यही था कि चुने हुए प्रतिनिधियों को इन नौकरशाहों के चंगुल से कैसे निकाला जाए, पंचायतों को फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे मजबूत किया जाए। और फिर 1986 में वो पल आता है जिसने इस पूरी व्यवस्था की दिशा ही बदल दी, LM सिंघवी समिति। मुझे लगता है इस समिति ने उस सबसे बड़ी खामी को पकड़ लिया था जो अब तक किसी को नहीं दिखी। मतलब राज्य सरकारें अपनी मर्जी से चुनाव करवाती थीं, मन किया तो करवाया, नहीं तो 10-10 साल तक पंचायत के चुनाव ही नहीं हो रहे। एकदम सत्य है। LM सिंघवी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक इन पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक राज्य सरकारें इन्हें गंभीरता से नहीं लेंगी। अगर हम अपनी उसी सॉफ्टवेयर वाली एनालॉजी पर लौटें तो सिंघवी समिति ने कहा कि भाई इस सिस्टम में एक DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट लगाओ, एक ऐसा संवैधानिक कोड जिसे राज्य सरकारें बाईपास कर ही ना सकें। बहुत सही तुलना की आपने। और मजेदार बात तो ये है कि जब फाइनली 73वां संविधान संशोधन पास हुआ तो उसने उसी 1957 के बलवंत राय मेहता वाले ओपन सोर्स कोड को ही अपना आधार बनाया। मतलब वही 3 टियर सिस्टम। ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष था। अलग अलग समितियों ने प्रयोग किए, लेकिन जमीनी हकीकत के लिए बलवंत राय मेहता का मॉडल ही सबसे प्रैक्टिकल साबित हुआ। बस इस बार 73वें अमेंडमेंट के जरिए उसे संविधान की ताकत दे दी गई। तो अब इस 73वें संविधान संशोधन के उस कोड को डिकोड करते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल तो यहीं से बनते हैं। नोट्स के अनुसार 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ, लेकिन लागू ये पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 से हुआ। जी, और इसी दिन संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 या पार्ट 9। जी। और इसके साथ ही 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल भी जोड़ी गई। बिल्कुल। भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ, आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक का पूरा एक नया अध्याय लिखा गया। अब देखिए, यहाँ छात्रों के लिए ना सबसे बड़ी चुनौती आती है आर्टिकल 243B, 243C, 243D। इन आर्टिकल्स को रटना बहुत डरावना लगता है, लेकिन स्रोत सामग्री में मुझे एक बहुत ही बढ़िया लॉजिकल सीक्वेंस दिखा। अगर मुझे खरोच से मतलब जीरो से कोई नई संस्था बनानी है तो सबसे पहले तो मैं यही तय करूंगा ना कि उस संस्था का निर्माण किया जाए। एकदम सटीक सोच है। और इसीलिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो 243B है, जो पंचायतों के गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स की बात करता है। अब जब ये तय हो गया कि पंचायत बनानी है तो मेरा अगला सवाल होगा कि भाई वो दिखेगी कैसी, उसमें कितने स्तर होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगला अनुच्छेद 243 जो है वो उसकी संरचना या कंपोजिशन की बात करता है। सही क्रम है। गठन हो गया, संरचना बन गई। अब तीसरा कदम क्या होगा? उस संरचना के अंदर लोग कौन बैठेंगे, क्या समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा? यहाँ आता है अनुच्छेद 243D, जो आरक्षण या रिजर्वेशन का प्रावधान करता है, ताकि महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सत्ता में जगह मिले। और एक बार जब लोग चुनकर आ गए, कुर्सियों पर बैठ गए, तो वो कब तक वहां रहेंगे, ये तय करता है अनुच्छेद 243E, यानी पंचायतों का कार्यकाल या ड्यूरेशन। जी बिल्कुल। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, याद रखना। B से बनाओ यानी गठन, C से कॉम्पोजिशन यानी संरचना, D से डिप्रेस्ड क्लासेस और विमेन के लिए आरक्षण, और E से एक्सपायरी या कार्यकाल। छात्रों को इसे इसी लॉजिकल क्रम में याद रखना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये याद रखने का। इसके साथ एक और बेहद जरूरी अनुच्छेद है 243K, जो राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन का निर्देश देता है। ये वो संस्था है जो इस पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को जमीन पर उतारेगी। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय काका तैयार हो गया। संविधान ने कवरिंग लॉ दे दिया, लेकिन संविधान ने राज्यों को ये छूट भी तो दी थी कि वे इस खाके के भीतर अपने खुद के कानून बनाएं। तो अब आते हैं हमारे कोर टॉपिक पर। बिहार ने इस राष्ट्रीय मॉडल को कैसे अपनाया? नोट्स बताते हैं कि इसके लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लाया गया। ये अधिनियम ना बिहार के प्रशासनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसने 73वें संशोधन के बेसिक स्ट्रक्चर को तो अपनाया ही, लेकिन अपनी तरफ से कुछ ऐसे क्रांतिकारी कदम भी उठाए जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। मैं समझ रहा हूं कि आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। यहां हमारे नोट्स में एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप दिया गया है। जी।
जब भी छात्र पंचायती राज में आरक्षण पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में वो नेशनल लेवल वाला नियम छप जाता है। संविधान के अनुच्छेद 243D के अनुसार महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% यानी 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। लेकिन एग्जाम में जब सवाल बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो अक्सर बच्चे जल्दीबाजी में 33% पे टिक कर देते हैं, जो कि एक बहुत भारी गलती है। छात्रों को एकदम क्लियरली याद रखना चाहिए कि जब बात बिहार की हो तो महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है। 50%? जी, संविधान ने केवल एक न्यूनतम सीमा, एक फ्लोर तय किया था। बिहार ने आगे बढ़कर इस सीमा को 50% कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये जो 50% आरक्षण है, ये केवल सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? ये क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के रूप में लागू होता है, जिसका सीधा अर्थ है कि जो अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC का जो कोटा है, उस कोटे के भीतर भी महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। अरे वाह, ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। समावेशी शासन, इंक्लूसिव गवर्नेंस का इससे बेहतर उदाहरण तो नहीं हो सकता। अब जरा इस 2006 वाले अधिनियम के तहत जो त्रिस्तरीय संरचना बनी है उसे समझते हैं। बिहार ने बलवंत राय मेहता वाले ही मॉडल को एक समान रूप से यूनिफॉर्म 3TS सिस्टम लागू किया है। हाँ, इसके 3 स्तर बहुत स्पष्ट है। सबसे निचले या कहले गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। इसका जो प्रमुख होता है उसे मुखिया कहते हैं। मुखिया का चुनाव गांव की जनता सीधे वोट डालकर करती है। इसके बाद प्रखंड या ब्लॉक के स्तर पर आती है पंचायत समिति, जिसके प्रमुख को प्रमुख ही कहा जाता है। और सबसे ऊपर जो जिला स्तर है वहां जिला परिषद होती है, जिसका मुखिया अध्यक्ष कहलाता है। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है वो ये कि इन 3 स्तरों के बीच तालमेल कैसे बैठता है? क्या गांव का मुखिया सीधे जिला परिषद के पास जाता है बात करने? नहीं, देखिए यहीं पर पंचायत समिति यानी जो ब्लॉक स्तर है उसकी अहमियत समझ में आती है, जिसकी वकालत बलवंत राय मेहता ने की थी। ये ब्लॉक स्तर एक कड़ी है। ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं बनाती हैं और पंचायत समिति के पास भेजती हैं। फिर पंचायत समिति पूरे ब्लॉक की योजनाओं को जोड़कर एक साथ जिला परिषद को भेजती है। जो फंड्स का फ्लो है, पैसे का प्रवाह है, वो भी अक्सर इसी चैनल से होता है। तो एक तरह से ये एक पिरामिड है जो एक दूसरे से मजबूती से कनेक्टेड है। संरचना और चुनाव की बात हो ही रही है, तो चलिए स्रोत में दिए गए चुनाव प्रक्रिया वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ भी एक आम भ्रांति है। कई लोगों को लगता है कि पंचायतों के चुनाव राष्ट्रीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव करवाता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है छात्रों के बीच। पंचायतों के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, जिसे उसी अनुच्छेद 243K के तहत बनाया गया है, जिसकी हमने पहले बात की थी जी। और जैसा कि अनुच्छेद 243E कहता है, इन पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है। मान लीजिए कि किसी वजह से पंचायत ठीक से काम नहीं कर रही है और उसे समय से पहले ही बंद कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो क्या अगले चुनाव तक वो गांव का सारा प्रशासन बाबू लोग चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान में इसका बहुत ही कड़ा उपाय किया गया है। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग होती है तो ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि 6 महीने के भीतर नए चुनाव करवाए ही जाएं। अच्छा, 6 महीने के अंदर? जी, इस नियम में कोई ढील नहीं दी गई है। लोकतंत्र की बहाली तुरंत होनी चाहिए। चलिए, चुनाव हो गए, मुखिया जी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। अगर मुखिया के पास सारा पैसा है और वही सारे फैसले ले रहा है, तो क्या वो गांव का एक नया मिनी तानाशाह नहीं बन जाएगा? मतलब उसे भ्रष्टाचार करने या मनमानी करने से कौन रोकेगा? बहुत ही उम्दा सवाल है। और देखिए, यही पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शानदार हिस्सा है। और यहीं पर हमारे नोट्स का सबसे बड़ा अल्ट्रा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रैप भी छिपा है। वो कैसे? अक्सर लोग ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को एक ही चीज मानकर चलते हैं, जबकि तानाशाह बनने से रोकने का जो असली चाबी है ना,
वो इसी अंतर में छिपी है। तो ये अंतर है क्या? छात्रों को ये कैसे समझना चाहिए? देखिए, ग्राम पंचायत एक चुनी हुई संस्था है, इलेक्टेड बॉडी है। इसमें 10-15 लोग होते हैं, जैसे मुखिया और वार्ड सदस्य, जिन्हें 5 साल के लिए चुना गया है। ठीक है। लेकिन ग्राम सभा कोई चुनी हुई संस्था नहीं है। ग्राम सभा उस गांव के उन सभी लोगों का समूह है जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। मतलब गांव का हर एक वयस्क मतदाता ग्राम सभा का सदस्य है। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम सभा एक तरह से गांव की विधानसभा या जनरल बॉडी हो गई, जहां हर वोटर सीधे बैठा है। बिल्कुल। और मुखिया को कोई भी बड़ी योजना पास कराने से पहले इसी ग्राम सभा से मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है सामाजिक अंकेक्षण, यानी सोशल ऑडिट। मैं इस सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझना चाहूंगा। ये ग्राउंड पर, जमीन पर कैसे काम करता है? तो देखिए, मान लीजिए कि पंचायत के मुखिया और एक ठेकेदार ने कागज पर दिखा दिया कि गांव में 10 नए हैंडपंप लगाए गए हैं और पैसे निकाल लिए। हाँ, अक्सर ऐसा सुनने में आता है। अब पटना में बैठा कोई अधिकारी या सीए उन कागजों को ऑडिट करेगा तो उसे तो सब सही लगेगा, बिल पक्के हैं। लेकिन जब ग्राम सभा की बैठक होगी तो गांव के आम लोग मुखिया के सामने खड़े होकर पूछेंगे ना कि भाई, हमें तो पूरे गांव में सिर्फ 2 हैंडपंप दिख रहे हैं, बाकी के 8 कहाँ हैं? अरे वाह, ये तो सीधी और तुरंत जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी है। मतलब कागजी फाइलों से निकलकर असल ऑडिट जनता खुद कर रही है, वहीं की वहीं। यही कारण है कि ग्राम सभा को पंचायती राज की आत्मा कहा जाता है। जवाबदेही और चुनाव का तंत्र तो बहुत ही मजबूत लग रहा है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना कि बिना पैसे के कोई भी व्यवस्था सिर्फ एक डिबेट क्लब बन के रह जाती है। इस त्रिस्तरीय सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, यानी फंड्स, वो कहाँ से आता है? पंचायतों के वित्तीय पोषण के 3 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला और जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो है राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, स्टेट ग्रांट्स। अच्छा। दूसरा, पंचायतों को कुछ स्थानीय कर, लोकल टैक्सेस लगाने का भी अधिकार होता है, जैसे मेलों पर कर या संपत्ति कर। और तीसरा सोर्स है केंद्र सरकार की जो विभिन्न विकास योजनाएं हैं, उनका पैसा सीधे पंचायतों के खाते में आता है। लेकिन राज्य सरकार अपनी कमाई का कितना हिस्सा पंचायतों को देगी, ये कैसे तय होता है? क्या ये किसी मंत्री की दया पर निर्भर करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए संविधान ने अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था की है। 243I? जी, ये आयोग राज्य और पंचायतों के बीच करों के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला तय करता है और पंचायतों की वित्तीय स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी सिफारिशें देता है। और ये पैसा कहाँ खर्च होता है? इसके बारे में जब मैंने स्रोत सामग्री का वो 11वीं अनुसूची वाला हिस्सा पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं, 29 सब्जेक्ट्स। मुझे लगा था कि पंचायत का काम सिर्फ नालियां साफ कराना या शायद स्ट्रीट लाइट लगवाना होगा, लेकिन इन 29 विषयों में कृषि है, सिंचाई प्रणाली है, ग्रामीण आवास, सड़कें और यहाँ तक कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी शामिल हैं। ये हैरानी स्वाभाविक है सर, लेकिन यही विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का असली रूप है। इन 29 विषयों का दायरा इतना बड़ा है कि ये पंचायत को महज एक प्रशासनिक इकाई नहीं रहने देता, ये उसे जमीनी स्तर पर एक पूर्ण मिनी सरकार, मिनी गवर्नमेंट बना देता है। बिल्कुल। गांव की अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़ा हर अहम मुद्दा इसी अनुसूची में है और इसीलिए इन पर नियंत्रण के लिए राज्य विधानमंडल की निगरानी और गवर्नमेंट ऑडिट की सख्त व्यवस्था भी की गई है। तो अभी तक की हमारी इस चर्चा में हमने ढेरों तथ्यों को खंगाला है। 1993 का वर्ष, 2006 का अधिनियम, 29 विषय, 50% आरक्षण। अब देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स के लिए तो ये सब सोने की खदान है। लेकिन जो छात्र मुख्य परीक्षा यानी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन तथ्यों का क्या इस्तेमाल है? देखिए, मुख्य परीक्षा में ना दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। वहां आपसे सीधे अनुच्छेद या विषय नहीं पूछे जाएंगे। तो फिर सवाल कैसे बनते हैं? मुख्य परीक्षा में जो तथ्य होते हैं वो ईंटों की तरह होते हैं, जिनसे आपको एक वैचारिक इमारत खड़ी करनी होती है। वहां सवाल विकेंद्रीकरण, जमीनी लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी और समावेशी शासन पर आएंगे। यानी छात्रों को ये सीखना होगा कि इन तथ्यों को अपने तर्कों के साथ पिरोया कैसे जाए। एकदम। जब कोई छात्र मेंस में महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट पर आंसर लिखता है तो उसे सिर्फ आदर्शवादी बातें नहीं लिखनी चाहिए।
हाँ, वो तो सभी लिखते हैं। उसे वहां बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का ठोस उदाहरण देना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि कैसे इस 50% आरक्षण ने एक ही झटके में आधी आबादी को राजनीतिक मुख्यधारा में ला खड़ा किया। इसी तरह गुड गवर्नेंस के उत्तर में ग्राम सभा के सोशल ऑडिट का जिक्र एक बहुत ही मजबूत प्रभाव डालता है। ये वाकई एक बहुत ही मूल्यवान सलाह है। मतलब तथ्य वही हैं, बस मुख्य परीक्षा में उन्हें एनालिसिस के टूल की तरह इस्तेमाल करना है। तो चलिए आज के इस डीप डाइव को अब समेटने का समय आ गया है। इस पूरी चर्चा से जो एक अल्ट्रा रिवीजन ग्रिड उभर कर आती है, छात्रों को उसे अपने दिमाग में एकदम पक्का कर लेना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में लागू हुआ, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, एक समान त्रिस्तरीय ढांचा, 11वीं अनुसूची के वो 29 विषय और सबसे खास महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जी, और साथ ही राज्य चुनाव आयोग और राष्ट्रीय चुनाव आयोग का जो अंतर है, तथा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच का वो बुनियादी फर्क, जहां ग्राम सभा एक निर्वाचित संस्था नहीं बल्कि आम मतदाताओं का समूह है। ये ऐसे ट्रैप्स हैं जहां एग्जामिनर अक्सर उम्मीदवारों को फंसाने की कोशिश करते हैं। मेरे छात्रों को यही सलाह है कि वे इन की पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करें। बिल्कुल। आज की इस चर्चा ने पॉलिटी के इस जटिल हिस्से को बहुत हद तक डिकोड कर दिया है। लेकिन इस सेशन को समाप्त करने से पहले मैं नोट्स से परे एक ऐसे विचार पर लौटना चाहता हूं जो मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा है। संविधान ने महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात की थी, लेकिन बिहार ने उसे बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। जरा इसके बारे में सोचिएगा आप लोग। जब जमीनी स्तर की राजनीति में गांव की चौपाल पर पंचायत के फंड और फैसलों में आधी ताकत सीधे तौर पर महिलाओं के हाथों में होगी, तो क्या ये बदलाव सिर्फ चुनाव जीतने के तरीके और फाइलों तक सीमित रहेगा, या फिर आने वाले कुछ ही दशकों में ये बिहार के पूरे सामाजिक ताने बाने और सदियों पुराने पितृसत्तात्मक ढांचे को हमेशा हमेशा के लिए एक नया रूप दे देगा? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि आने वाले कल में मिलेगा। इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये सीरीज अगले सेशन में भी जारी रहेगी। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ। मिलेंगे आपसे अगले डीप डाइव में।